क्लास में हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और थ्योरीज के बारे में पढ़ा था जिनका आधुनिक जो बायोलॉजी है, मॉडर्न बायोलॉजी है, उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान है उन थ्योरीज या कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इनमें से जो ये थ्योरीज हैं, मतलब ये जब दी गई हैं तो इन थ्योरीज की वजह से, ठीक है, या इन कॉन्सेप्ट की वजह से जीव विज्ञान ने जो उन्नति की उसमें इनका बहुत योगदान माना जा सकता है। ठीक है, इनमें से हमने सबसे पहला जो पढ़ा था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, तीसरा था सेल थ्योरी, और चौथा जो हमने पढ़ा था वो था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, आज हम इसी से आगे कुछ और थ्योरीज या कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने आधुनिक जीव विज्ञान में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो इनमें से अगला जो है वो है जीन थ्योरी। जीन थ्योरी, जीन शब्द से आज हम सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, आपने बायोलॉजी को जरा सा भी पढ़ा होगा तो आप जीन शब्द आपके लिए कोई नया नहीं है। ठीक है, तो जीन जो शब्द था ये हमेशा से ही नहीं आया है। ठीक है, ये जब पहले किसी को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो उस टाइम क्या होता था भाई, हाइपोथेसिस जो थी वो कर सकते थे कि ऐसा होता है, या माता पिता के जो लक्षण हैं वो संतानों में किस तरह से जाते हैं, आखिर क्या कारण है कि कोई भी जो है वो मतलब हूबहू अपने माता पिता के कुछ न कुछ लक्षण उनमें आ जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि अपने माँ बाप की तरह दिख रहा है, नाक माता पिता की तरह है, रंग है, शरीर के अन्य अंगों की बनावट है, कद काठी है, तो ये सब किस प्रकार से माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, तो यह एक रहस्य का विषय था। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो ये सब्जेक्ट था इस पर चार्ल्स डार्विन उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, एक परिकल्पना अपने तरफ से उन्होंने सोचा, एक हाइपोथेसिस दी कि किस तरह से हो सकता है, तो उसे थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस का नाम दिया उन्होंने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो क्या थी, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, सर्वजनन मत। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हमारा जो शरीर है उसकी प्रत्येक ऑर्गन, ठीक है, शरीर का सारे के सारे अंग अपने जैसे ही क्या बनाते हैं, छोटे छोटे मॉडल्स बनाते हैं, और ये मॉडल जो है वो क्या करते हैं कि मतलब अपने मॉडल्स बना करके स्पर्म और ओवम में छोड़ देते हैं। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब जायगोट बनता है तो उसमें वो कैरेक्टर चले जाते हैं जो प्रत्येक बॉडी के ऑर्गन्स ने अपने ही जैसे मॉडल्स बनाए थे, और जो ओवर स्पर्म के थ्रू जायगोट में जाते हैं, और इस तरह से वो नेक्स्ट जनरेशन में माता पिता के गुण चले जाते हैं। ठीक है, उनकी थ्योरी ज़्यादा मान्य नहीं हुई, केवल एक हाइपोथेसिस थी, लेकिन शुरुआत थी। इसके बाद बीजमान, ऑगस्ट बीजमान ने भी एक थ्योरी दी थी, ऑगस्ट बीजमान ने एक थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत इन्होंने दिया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने दो शब्द दिए थे बीजमान ने, एक दिया था उन्होंने सोमेटोप्लाज्म, एंड अनदर इज जर्म प्लाज्म। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेल में दो प्रकार के क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं, एक सोमेटोप्लाज्म यानी देह द्रव्य, दूसरा जनन द्रव्य। ठीक है, इसमें से जो जर्म प्लाज्म है यह क्या करता है कि बीजमान के अनुसार
जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस समय जो ये जर्म प्लाज्म होता है ये माता पिता के जो लक्षण होते हैं उनको संतानों में ले जाता है। ठीक है, तो इसे उन्होंने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म नाम दिया। अगला एंजाइम थ्योरी। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है एंजाइम थ्योरी या उत्प्रेरक मत, एंजाइम थ्योरी, एंजाइम थ्योरी। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रत्येक जो कोशिका है या सेल्स है उसके अंदर क्या होते हैं, हमेशा हजारों की संख्या में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक साथ में मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता रहता है और मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें जितनी भी रिएक्शंस होती हैं प्रत्येक रिएक्शंस के लिए एक जो होता है वो एंजाइम कैटालिस्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए थ्योरी को एंजाइम थ्योरी कहा गया। अगला जो थ्योरी है वो है उपापचय का जीनिक नियंत्रण। ठीक है, या जीनिक कंट्रोल ऑन मेटाबॉलिक रिएक्शन, जीनिक कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचय का जीनिक नियंत्रण। ठीक है, तो ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी जॉर्ज बीडल, जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम ने, एडवर्ड टैटम ने दी थी ये थ्योरी। ठीक है, इसके अनुसार वन जीन वन एंजाइम वन मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम एंड वन मेटाबॉलिक रिएक्शन, वन मेटाबॉलिक रिएक्शन, वन जीन वन एंजाइम वन मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल्स के अंदर होती हैं तो प्रत्येक जो रिएक्शन होती है वो एक एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, ईच रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वन स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, और वो जो एंजाइम होता है वो उसको कंट्रोल कौन करता है, एक जीन, वन स्पेसिफिक जीन उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वन जीन वन एंजाइम वन मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ये थ्योरी दी थी किसने, बीडल एंड टैटम ने। अगली जो थ्योरी है वो है वेरिएबल और डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी। ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल और डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी। विभेदक जीन क्रियाशीलता। ठीक है, इसके अनुसार विभेदक जीन क्रियाशीलता का क्या मतलब है कि अगर हमें पता है कि जब जो जाइगोट होता है, ठीक है, जाइगोट जो होता है उसमें माइटोटिक, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं, उसके बाद बहुत सारी सेल्स बनती हैं। ठीक है, बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं, बहुत सारी सेल्स बनती हैं, यानी सारी सेल्स क्या होती हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, क्योंकि उस एक कोशिका में बारंबार क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, जब बारंबार डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन, और बहुत सारी सेल्स बन रही हैं, उन सभी सेल्स में क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, जीन सेम होंगे और बाकी के जितने भी मतलब समान होंगी एक दूसरे के आइडेंटिकल। ठीक है, अब जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम के थ्योरी के अनुसार क्या होगा, वन जीन वन एंजाइम एंड वन मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऐसा प्रत्येक कोशिका में होगा, वन जीन वन एंजाइम वन मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो क्या होगा फिर तो शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो एक ही समान कार्य करेंगे,
है ना, वो अलग अलग कैसे हो पाएंगे, वो तो एक ही जैसे होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसी थ्योरी में यही बताया गया है कि वेरिएबल और डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी, यानी जो प्रत्येक सेल्स में जीन्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग अंगों में जाकर के क्या करते हैं, वहाँ पर जिसकी ज़रूरत होगी वही एक्टिव होगा और बाकी इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सारे के सारे एक जैसे नहीं होते हैं और एक ही जैसा काम भी नहीं करते हैं, है ना। लीवर का अलग काम होगा, हार्ट का अलग काम होगा, स्टमक का अलग काम होगा, इंटेस्टाइन का अलग होगा। अगर आउटर बॉडी पार्ट में देखें तो आँख का अलग, नाक का अलग, मुंह का अलग, जीभ का अलग, दांतों का अलग, ठीक है। वो इसीलिए होता है क्योंकि डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी यहाँ पर लागू हो जाती है ना। जो जीन अलग अलग भागों में जाकर के कुछ जीन्स, विशेष जो जीन्स होंगे उस भाग के लिए वही एक्टिव होंगे, बाकी इनएक्टिव हो जाए। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है जीव, एनिमल, उसका वातावरण, और एक शब्द जो टर्म है वो है होमियोस्टेसिस, ठीक है। एनवायरमेंट एंड, जो एनिमल है उसका अपने एनवायरमेंट के साथ में जो तालमेल है, तो वर्ड है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस ये जो टर्म दिया था, ये दिया था कैनन, ठीक है, कैनन ने ये वर्ड दिया था। तो होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस जो है, जब हम वातावरण के अनुसार हमारा शरीर क्या करता है, अपनी जो फिजियोलॉजी है और मेटाबॉलिज्म है उसको क्या करते हैं, उसके अनुसार ढाल लेता है, ठीक है। जैसे हम जैसे वातावरण में जाते हैं तो कुछ समय बाद हमारा शरीर वैसा ही उसके अनुरूप अपने को ढालना शुरू कर देता है, ठीक है, और धीरे धीरे हम उस एनवायरनमेंट के आदी हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो तालमेल हमारा शरीर बनाता है, ठीक है, बाह्य वातावरण से और अंतर वातावरण से, हमारे जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है और बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं शरीर में, और जो भी फिजियोलॉजी होती है उसको किस प्रकार से हमारा शरीर बैलेंस करता है, वो उसको ही होमियोस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज करी थी किसने? बर्नार्ड ने। बर्नार्ड, ये जो मतलब परिभाषा जो दी थी वो बर्नार्ड ने दी थी और टर्म दिया था कैनन ने। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो कि मॉडर्न बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक।